वेलकम बैक। हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं वो है कंपनी अकाउंट्स में हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी के। कंपनी की जो फाइनेंस स्टेटमेंट है वो कैसे बनाते हैं उसमें भी आपको हमने पढ़ा था। फाइनेंशियल में आपका बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ केजी लिक्विड आता है, नोट्स अकाउंट होता है। बट जो आपके सिलेबस में है कि सिर्फ जो बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट जो नोट्स अकाउंट है वही आपको बताना है। तो परसों के लेक्चर में हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था। एज पर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड बनाते हैं। उसमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद फिर शेयर एप्लीकेशन मनी फंडिंग अलॉटमेंट, देन नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। और एसेट साइड में हम बनाते हैं नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। और इसमें आपको अगर थोड़ा समझ रखोगे ऑर्डर ऑफ परमानेंस, क्या ऑर्डर ऑफ परमानेंस में ये बैलेंस शीट बनती है। सबसे पहले वो एसेट्स है या वो लायबिलिटीज जो सबसे ज्यादा परमानेंट है। नॉन करंट वाले पहले आते हैं, करंट वाले बाद में आते हैं ना। सबसे लिक्विड वाले जो है लास्ट में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस, कि जो सबसे ज्यादा रहने वाला है हमारे बिजनेस में वो पहले आता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बाद में पे करेंगे, करंट लायबिलिटी जल्दी पे करेंगे। तो लिक्विड कौन सी है? करंट, तो वो बाद में है। जैसे यहाँ पे देखो, फिक्स्ड एसेट पहले आ गए, करंट एसेट बाद में आ गए। जो लिक्विड है वो नीचे आते हैं, जो परमानेंट है वो पहले आ जाते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इन सबके जो है डिटेल में पढ़ना है। जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ से स्टार्ट करके शेयर होल्डर्स फंड अगर हम लिखेंगे, फिर शेयर कैपिटल लिखेंगे। शेयर कैपिटल का सपोज हम नोट नंबर 1 पढ़ेंगे। हमें ये सारे सीखने कि शेयर कैपिटल में क्या आता है, रिजर्व सरप्लस में क्या आता है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर बाइंग में क्या आता है। हम ये सारा पढ़ेंगे तो हमारे उसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही आपको करना है। तो जरा हम जो पहली चीज है शेयर कैपिटल है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इवेंचुअली क्या है, या लकीली ऐसा बोलो कि जो पहला पार्ट है शेयर कैपिटल ये हम सब ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आप ये याद होगा कि जो हमारा पहला टॉपिक था कंपनी का वो क्या था, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। उसमें यस। हमने देखना था कि शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग क्या करते हैं। जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं उसकी अकाउंटिंग करनी थी। पर साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं बैलेंस शीट में। तो हमने पढ़ा था कि शेयर कैपिटल जो प्रेजेंटेशन होती है बैलेंस शीट में वो कुछ इस तरीके से होती है। जो बैलेंस शीट होती है, अगर बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, ये नोट नंबर होता है, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। सबसे पहले हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये लिखते लाइबिलिटी। हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड। और उसमें लिखते हैं हम शेयर होल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल। उसमें हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन अगर मैं दिखाऊंगा तो बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से होगी। अभी हम शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। और शेयर कैपिटल में टोटल फिगर कितना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। बट उसके लिए फिर हम नोट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के एंड पे नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमने पढ़ा था कि शेयर कैपिटल को हम कैसे दिखाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में जो पहला नोट अगर बनेगा शेयर कैपिटल के नाम से, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्या लिखते हैं? पढ़ा ऑथराइज्ड था हमने शेयर कि नहीं पढ़ा था? सब लोग बोलो, हमने ये हाँ। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सर हमने पढ़ा जी था। सर। नोट से अकाउंट में सबसे पहले हम बताएंगे कि ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, कितने शेयर्स है ऑफ ऑफ फीस, रुपीज ई। कितने हैं ईच, है ना। अगर इक्विटी है जी तो सर। इक्विटी आएगा। उसके बाद अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस भी दोनों आएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑथराइज के बाद आता है इशूड कैपिटल। इश्योर्ड कैपिटल। सब लोग बताओ याद है नहीं है याद? जी इशूड सर कैपिटल यार। ये ऑथराइज में से हमने कितना इशू किया है, किया कितने है। मच शेयर ऑफ रुपीज, कितना मच ईच। इशूड के बाद क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है, सब। कितने लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है। तो फिर आता है सब्सक्राइब कैपिटल। क्या आता है? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैपिटल। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, कभी मैं थोड़ा सा तेज बढ़ रहा हूँ ताकि हम बाकी सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। सब्सक्राइब कैपिटल फिर दो तरीके आते हैं। सब्सक्राइब कर दिया, हमने पढ़ा था कि कंपनी एक ही साथ कॉल नहीं करती है। हो सकता है कंपनी जाना। इंस्टॉलमेंट में कॉल करे। सो द कंडीशन में भी इट मे बी कॉल्ड अप फुल्ली, या हो सकता है कि पूरा पार्टली कॉल्ड अप किया होगा। तो सब्सक्राइब कैपिटल में हम बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड और सब्सक्राइब नॉट फुली। एंड फुल्ली पेड। अगर जी। सारा कॉल करके पे कर दिया, फुली पेड अप, इतने मच शेयर ऑफ इतना मच रुपीज ईच। उसके बाद हो सकता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। फुली पेड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। बट नॉट फुली पेड। फुली पेड अप में दो हो सकते हैं कि आपने कॉल्ड अप ही आधा किया है और आधा ही आया है, या हाँ। कॉल्ड अप आपने पूरा किया था, आया था ऑलरेडी। ठीक है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अगेन इसमें आएगा इतना मच शेयर ऑफ रुपीज, इतना मच एज।
और अगर हमने कॉल्ड अप किया था और उसमें से कुछ आया नहीं, वो हम इसमें से लेफ्ट करते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स क्या लेफ्ट करते एरियर हैं? कॉल्स इन कॉल्स एंड एरियर्स। तो हमने पढ़ा था कॉल्स इन एरियर्स को कहाँ पे दिखाना है बैलेंस शीट में। सर कॉल्स इन एरियर्स में क्या करना है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप जो फिगर है उसमें से लेफ्ट करना है। हम इसकी कुछ इलस्ट्रेशन भी करेंगे। और लास्ट में हम करते हैं, अगर हमारा शेयर फोर फीचर में कोई अकाउंट, हमने पढ़ा था कि ये जब हम शेयर को फोर करते हैं वहां पर जो पैसा आ गया, तो क्वेश्चन इज जो शेयर फोर फीचर वाला अकाउंट है वो कहाँ पे दिखाते हैं? तो शेयर फोर फीचर वाला अकाउंट हम शेयर कैपिटल में ही फिलहाल के लिए दिखा देते हैं। तो सबसे लास्ट में फिर नीचे ऐड करते हैं हम शेयर फोर फीचर अकाउंट, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल में ही लास्ट में हम ऐड करते हैं शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, वो हम करते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा जो है शेयर कैपिटल का टोटल आ जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये इसका टोटल आ जाएगा नेट में, ये इसका टोटल आ जाएगा। इस तरीके से ये सारा फिर टोटल जो है फुली पेड ये अप। वहां पे क्यों फिर ऐड करते हैं वहां पे शेयर फॉरफिटेड? देखो शेयर फोरफीचर आप कहाँ दिखाओगे? बिकॉज अभी हमने डिसीजन नहीं किया है कि शेयर फोरफीचर वाले जो शेयर्स थे वो अभी हमारे पास है, और हमने ये डिसीजन नहीं लिया है कि हम क्या करने वाले हैं, शेयर्स को कैंसिल करने वाले हैं कि शेयर्स को रीइश्यू करने वाले हैं। अगर शेयर्स को रीइश्यू करेंगे तो पैसा जो शेयर फोरफीचर से डेबिट होगा, अगर हम कोई डिस्काउंट देंगे, और शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, तो फिर यहाँ से हटके ये रिजर्व टू सर्विस आएगा। बट अभी क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम इसको फिलहाल के लिए हम यहाँ ही रखते हैं शेयर कैपिटल में। जब इसके बारे में हमें फैसला हो जाएगा कि जिन शेयर को मैंने फोरफीट किया था उनको मैं कैंसिल करने वाला हूँ या रीइश्यू करने वाला हूँ, फिर वहां से नेट इंपैक्ट क्या आ जाएगा, तभी मैं इनको डिसाइड करूंगा कि मैंने इनको कैपिटल रिजर्व में लेना है, ये शेयर कैपिटल में जाके खत्म हो जाएगा। फॉर द टाइम भी इसको हम रखते हैं शेयर फोरफीट अकाउंट को यहाँ ही रखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में। ठीक है। और सर जो शेयर वो था ना कॉल्स इन एडवांस, वो कहाँ दिखाना कॉल्स इन पड़ता है? एडवांस मेरा लाइबिलिटी रहता है। कॉल्स इन एडवांस जो है वो हम लाइबिलिटीज में दिखाते हैं। ठीक है, अदर लाइबिलिटीज में आ जाता है। कॉल्स इन एडवांस मेरा कैपिटल में तब तक नहीं आएगा जब तक मेरा वो पैसा ड्यू नहीं होगा, तब तक दैट इज माई लाइबिलिटी। ठीक है, और उसको मैं अदर ठीक लाइबिलिटीज में दिखाता हूँ, अदर करंट नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज में उसको दिखा दूँ। ठीक है, ठीक मैं जब है अदर ठीक। लाइबिलिटीज में आ जाऊंगा तब मैं उसको दिखाऊंगा, वो वहां पे दिखाऊंगा। तो ये आपको याद रखना है, कॉल्स इन एरियल जो है वो मैं लेस करूंगा शेयर कैपिटल से, क्योंकि अभी तो मेरा पैसा आया नहीं है। पर कॉल्स इन एडवांस मेरी लाइबिलिटी है, तो मैं शेयर कैपिटल में ऐड नहीं करूंगा। हम इसको इंशाल्लाह क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना। अब कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, मैंने ऑलरेडी वो पढ़ा दी थी, मैंने वो ऑलरेडी पढ़ा दी थी, बट मैं चाहूंगा कि एक बार उसको जस्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी टर्म आ गई शेयर कैपिटल के बारे में। तो क्या होता है शेयर कैपिटल, हमने ऑलरेडी पता है, जो कंपनी की शेयर जो कैपिटल होती है वो हम इश्यू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर। तो एक शेयर। यूनिट होता है कैपिटल का, उसको हम बोलते हैं शेयर। तो कंपनी क्या करती है, आरओसी के पास जाने से सबसे पहले क्या करती है, अपनी ऑथराइज कैपिटल बोलती है। ऑथराइज कैपिटल के मैंने दो नाम और बोले थे, कोई बताएगा मुझे? ये नॉमिनल। ऑथराइज कैपिटल का दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल, और तीसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या नाम है बेटा, सब बताओ। ऑथराइज कैपिटल के नॉमिनल। तीन नाम है, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज नाम से ही पता लगता है, ऑथराइज का मतलब होता है द कैपिटल विच ए कंपनी ऑथराइज टू रेज। रजिस्टर्ड कैपिटल वो वैल्यू जितना इन्होंने रजिस्टर किया। तो बेसिकली जब आप आरओसी में अपनी कंपनी बनाते हो तो आपने मेमोरेंडम एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। उसमें आप बोलते हैं कि ये कंपनी कितना पैसा ले सकती है मार्केट से इन द नेम ऑफ कैपिटल। वो आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, अपना रेजोल्यूशन पास करते हैं। ये कंपनी को एक लिमिट लगाना पड़ेगा ना, ये मार्केट से कितना पैसा उठाएगी। तो वो अपने आप को रजिस्टर कराती है कि हमारी ऑथराइज कैपिटल इतनी रहेगी, हम इतना पैसा पब्लिक से उठा देंगे। प्राइवेट लिमिटेड होगी तो प्राइवेट मेंबर से लेंगे, पब्लिक होगी तो पब्लिक से, बट दोनों बोलते हैं कि हमारा रजिस्टर्ड कैपिटल कितना होगा, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। समझ आई बात? जी सर। सबको समझ आई? जी सर। उसके बाद फिर क्या होता है, अब इस ऑथराइज कैपिटल में से आप सारा पैसा एक साथ तो नहीं लोगे पब्लिक से, आप ना ना। कुछ शेयर का इशू निकाल दो। जितने का आपने इशू निकाला उसको क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल। फिर पब्लिक उसमें सब्सक्राइब करती है। पब्लिक में हमने भी पढ़ा था, जब पब्लिक सब्सक्राइब करती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, या फुल सब्सक्रिप्शन हो सकता है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आप उसको ज्यादा तो दे नहीं सकते हो, बिकॉज आपने जितना इशू किया था तो उतना ही रह सकता है। ठीक है, तो इशूड कैपिटल में से कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया, अगर ओवर होगा तो आप ओवर तो नहीं कर सकते हो, आप फुल का ही दे सकते हो, फुल होगा तो फुल ही होगा, और अगर अंडर होगा तो इशूड से भी कम होगा। किसी भी सूरत में सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो आपको एक्स्ट्रा पैसा वापस करना पड़ेगा,
बट कैपिटल में जो है उतना ही जाएगा मैक्सिमम जितना आपने इशू किया था। समझ आई बात? सब्सक्राइब कैपिटल और इशू कैपिटल में नाते का मुझे फर्क बता दो क्या होता है। यस सर, सब्सक्राइबर और इशूड। इशूड कैपिटल में क्या फर्क है? सर इशूड मतलब जो हम इशू करते हैं टू इशू पब्लिक, करते हैं, कंपनी जो प्रॉस्पेक्ट निकाला है कि हम हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल, हमारी ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ है, पर 10 करोड़ में से अभी हम 5 करोड़ का इशू निकाल रहे हैं, दिस इज इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल आएगा 5 करोड़ रुपीज। सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे जस्ट फॉर मेकिंग द थिंग इजी फॉर यू। सपोज 10 करोड़ का मेरा, क्या बोलते हैं इसको, इशूड 10 करोड़ का मेरा ऑथराइज्ड। ऑथराइज कैपिटल है, यहाँ तक ठीक है। हम्म 2.5 करोड़ के नहीं, 10 करोड़ में से मैंने 5 करोड़ का इशू निकाला, तो मेरी फिगर ऐसी बनेगी। हम्म अब इसमें से पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब कर दिया, दैट इज माय सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। जी। वो 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9, 3 भी हो सकता है। बट अगर 5 के बदले मेरे सब्सक्रिप्शन 7 हो गए, मैं तो 7 का इशू कर ही नहीं सकता हूँ, तो मेरा सब्सक्रिप्शन तब कितना ही रहेगा, मैं कैपिटल में कितना डालूंगा, 5 करोड़ ही, बाकी 2 करोड़ को वापस करूंगा, मैं एक्स्ट्रा पैसा ले नहीं सकता हूँ। तो सब्सक्राइब कैपिटल होता है जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। सपोज पब्लिक ने भी पूरा 5 करोड़ का सब्सक्राइब किया, या सपोज पब्लिक ने 4 करोड़ का ही सब्सक्राइब किया, तो सब्सक्राइब कैपिटल आएगा आपका 4 करोड़, ठीक है। बट सब्सक्राइबर में 4 करोड़ तभी, सब्सक्राइबर के मतलब कितना कंपनी ने सब्सक्राइब किया। अब सब्सक्राइब में आपने ख्याल रखना है कि आपने सारा पैसा मंगाया और सारा पैसा आ गया। अगर ऐसी चीज है सारा पैसा आपने मंगा लिया सब्सक्राइब में से, कि जितना आपने कॉल कर दिया और पूरा आ गया, तो वो फिर आ गया सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अगर आपने पूरा मंगा लिया बट सारा नहीं आया, यहाँ पे आप पूरा दिखाओगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, बट जितना अभी नहीं आया वो कॉल नीडेड से लेस करोगे। इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा आसान आपके लिए फिर रहेगा, ठीक है। अब जरा 1 मिनट आ जाओ आप लोग, आई होप आपके में भी ये इलिस्ट्रेशन होंगी। इलिस्ट्रेशन 1 बहुत आसान है, वो हमने ऑलरेडी कर दी। इलिस्ट्रेशन 2 पे आ जाओ सब लोग, फाइनेंशियल स्टेट्स में इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ। एंड व्हाट आई विल डू, मैं टाइम बचाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसी में से रब करूंगा, जो मैंने ये शेयर कैपिटल वाला सारा लिखा ना, मैं इसी में से रब करूंगा, मैं अलग से नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ू मैं? जी सर। सारे बच्चे बोलो मैं पढ़ू, जहरान बेटा मैं पढ़ू इलिस्ट्रेशन नंबर 2? यस। ठीक है बेटा, देखो एप्पल कंपनी हैज, यही है आपके पास भी क्वेश्चन। हाँ हाँ। एप्पल कंपनी हैज ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। 20 लाख है इनकी ऑथराइज कैपिटल, कितनी है? 20 लाख। 20 लाख ऑथराइज कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू, ये रुपीज है ना, नंबर नहीं है, रुपीज है, रुपीज 20 लाख है, डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो सबसे पहले इनकी क्या आएगी, ऑथराइज कैपिटल आएगी। हाँ हाँ 2 लाख। देखो बेटा, जब आप इनकी बनाओगे नोट्स से अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा, ऑथराइज में क्या आएगा, 2 लाख शेयर्स ऑफ शेयर्स ऑफ 100 each, 10 each, सॉरी 10 10 ईच। तो यहाँ पे आएगी आपकी फिगर ऑथराइज कैपिटल 20 लाख। 20 लाख। समझ आया आपको? जी सर। अच्छे से समझ आया? हाँ हाँ। तो ऑथराइज कैपिटल आपकी है 20 लाख। अब आगे बढ़ेंगे, द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर 1,50,000 शेयर। ठीक। तो आपने 1,50,000 शेयर का इशू निकाला, दैट इज योर इशूड कैपिटल। हाँ साहिबा 1 बेटा लाख। ऐसे ही होगा, साहिबा बेटा, तो आइबा नहीं है सर आज। साहिबा साहिबा, यस सर। हाँ तो इशूड कैपिटल आपकी कितनी रहेगी, 1,50,000 शेयर ऑफ और ₹10। कितना हुआ बेटा, 15 लाख। 15 लाख। 15 लाख का आपने इशू निकाला, ठीक है बेटा। इसको जी। ऐड नहीं करना है, ये क्या है 20 का सब पार्ट है। ऑथराइज आपकी मैक्सिमम है, उसमें से आपने इशू निकाला 15 लाख का। अब पब्लिक ने क्या किया, एप्लीकेशंस फॉर 1,40,000 शेयर वर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक ने 1,40,000 शेयर अप्लाई कर दिए, ठीक है बेटा। इसमें से क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट वॉज फुली कॉल्ड अप, आपने सारा पैसा मंगा लिया, ठीक है बेटा। मतलब 1,40,000 में पूरा 10-10 रुपया मंगा लिया। However, on 5,000 shares, final call of ₹2 was not paid. 5,000 शेयर पे पूरा पैसा नहीं आया। वो कितने शेयर है जिन पे पूरा पैसा आया बेटा? 1 लाख 35,000, क्योंकि 5,000 साइमन नहीं बेटा है। कितने शेयर है? 1,35,000 शेयर है जिन पे पूरा पैसा आया है। तो 1,35,000 शेयर आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर, है ना। उसमें नीचे कितना आएगा, फुली पेड अप कैपिटल, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सब्सक्राइब्ड एंड, मैं थोड़ा सा इसको
साफ लिखूंगा ताकि मेरे सारे क्वेश्चन आज के ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा रब करता हूँ, आई नीड टू मेक सम स्पेस फॉर अदर थिंग्स आल्सो। सर ये सब वर्किंग नोट में शो करना होता है? बेटा देखो, वर्किंग नोट नहीं होता है। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको, अभी आप तीन चीजें भूल जाओ, आप प्रॉफिट लॉस को भूल जाओ, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को भूल जाओ, स्टेटमेंट ऑफ चेंज हो गया। अब दो चीजें, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और उनके नोट्स टू अकाउंट। जो बैलेंस शीट पे शेयर कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल में आपको एक ही फिगर दिखेगी, शेयर कैपिटल में आपको एक ही फिगर दिखेगी, ठीक है। यहां पे कोई फिगर आएगी जो मुझे अभी नहीं पता है। ये देखो बेटा, ये जो बैलेंस शीट का मैंने एक्सट्रैक्ट बना दिया ना इस क्वेश्चन में, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, उसका कुछ एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, दिखा रहा हूं अभी। जो रिलेवेंट है आपके केस में शेयर कैपिटल, आपका आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल की कितनी वैल्यू है वो कैसे पता चलेगा, आपको इसका नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये वर्किंग नोट नहीं है बेटा, आपको लग रहा है ये वर्किंग नोट है, बट दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट, समझ आई बात। तो ये नोट्स टू अकाउंट में बनता है, जो हमने पढ़ा था नोट्स टू अकाउंट बनाना होता है, तो शेयर कैपिटल ये नोट टू अकाउंट बनाएगा। आप इसको वर्किंग नोट बोल सकते हो, बट ये वर्किंग नोट ऐसा नहीं है कि मेन आंसर हुआ है ये उसका वर्किंग नोट है। ये सारा ये आपका मेन आंसर है, ये आपकी पूरी प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल, बिकॉज बैलेंस शीट एज वेल एज नोट्स टू अकाउंट फॉर्म द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टडीज। समझ आई बात बेटा? यस सर। ठीक है, डाउट दूर हो गया। यस तो सर। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप आपका कितना रहा, 1,35,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना होता है ये? 13 13 लाख लाख 50,000 50,000 उसके बाद क्या है, सब्सक्राइबड बट नॉट but फुली पेड। not fully paid. सब्सक्राइबड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसमें ख्याल रखो, आप यहाँ पे ख्याल रखो, लिखना पूरा है 5,000 शेयर्स। देखो 5,000 शेयर्स Oh, ऑफ ₹10 ईच, कितना होता है 50,000 hmm, की पेड अप। इनकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, इसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप कितनी है, फुल्ली 50,000. पेड अप, इसमें है 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप है ना, ये फुल्ली कॉल्ड अप है 50,000। बट इसमें से लेस करेंगे हम कॉल्स इन एरियज, क्या करेंगे लेस Calls in area. कॉल्स इन एरियज। कॉल्स इन एरियज कितना है, 5,000 शेयर पे ₹2 नहीं दो आए, 5,000 शेयर पे आपके ₹2 दो नहीं आए, होता क्वेश्चन 10,000। 10,000. तो 13,50,000 पूरा आया है और इसमें से 40,000 आया है, तो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, 13,90,000। 90,000. जी. तो 13,90,000 जो आपकी फिगर है वो आपकी शेयर कैपिटल में दिखेगी, ये नहीं दिखेगा, 15 लाख नहीं दिखेगा, 20 लाख नहीं दिखेगा, टोटल कितना निकलेगा 13,90,000। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें जो शेयर कैपिटल बनाओगे 13,90,000 आप यहाँ पे दिखाओगे। दिस इज हाउ द थिंग्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। ऐसे बता दो इलस्ट्रेशन 2 पे जो सारा चीज कहानी लिखी थी वो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगी, वो बैलेंस शीट में बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे दिखेगा, बैलेंस शीट में आपका शेयर कैपिटल कितने का दिखेगा, और नोट्स टू अकाउंट में ये सारी चीज ऐसे दिखेगी। साइबा बेटा आपको ये समझ आया? दिस ऑल विल फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर, ठीक है बेटा। जी. कोई है जिसको ये समझ नहीं आया? यहाँ पे आपको ख्याल रखना था सिर्फ एक चीज का, कि यहाँ पे हम पहले दिखाते हैं जो फुली पेड अप नहीं होगा, उसमें पहले हम दिखाते हैं कॉल्ड अप कितना है। कॉल्ड अप 50,000 है, उसमें से आपका 10,000 नहीं आया है, तो 50 माइनस 10 दैट इज 40,000 आया है। 13,50,000 प्लस 40,000 इज 13,90,000, और ये 13,90,000 आपका बैलेंस शीट में जाएगा फिर, ठीक है बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप क्या एसेट साइड बनाओगे उसमें आपका करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विटी में 13,90,000 होगा। समझ आई बात? जी सर. इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप खुद से कर लेना, कुछ मुश्किल वो है नहीं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में दिखाता हूँ। अच्छा, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के बारे में। कॉल्स इन एरियर्स मैंने आपको बताया था कि भाई जो शेयर हमने कॉल्ड अप किए थे उसमें से ये अमाउंट लेस करोगे, ठीक है ना, ताकि आपका पेड अप अमाउंट दिख जाएगा। कॉल्स इन एडवांस जो है वो मेरी लायबिलिटी है, वो मेरी कैपिटल का पार्ट नहीं है। कैपिटल का पार्ट वो तब बनेगा जब मेरी वो कॉल ड्यू होती है, फिर मैं एंट्री करता हूँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, या जब भी बनाऊंगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर उसको एडजस्ट करता हूँ मैं कॉल्स इन एडवांस के साथ, तब तक वो कॉल्स एडवांस मेरा लायबिलिटी है। तो मैं दिखाता हूँ कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में, अदर करंट लायबिलिटीज में दिखा देता हूँ। करंट लायबिलिटीज में
अंदर अदर करंट लायबिलिटीज में उसको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब जाके बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। पढ़ू मैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4 बेटा? हाँ सर पढ़िए। और मैं इसी फॉर्मेट को यूज करूंगा, मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है ना। ओके सर। पढ़िए साहब, बिस्मिल्लाह। A company has authorized share capital of rupees 20 lakh divided into 1,50,000 equity shares of rupees 10 each and 5,000 equity shares of rupees 5, 5,000 12% preference shares of rupees 100 each, ठीक है बेटा। हम्म, चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसके लिए मैं नए से बना देता हूँ। आपको लास्ट में बना शो कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अब कैपिटल कितना रहेगा मुझे अभी पता नहीं है, तो मैं बनाऊंगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। साहिबा बेटा ख्याल रखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, बैलेंस शीट बना लो, कैसे आएगा ये सब चीज बैलेंस शीट में, ठीक है ना। तो मैं अभी बनाऊंगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और ये आएगा आपका रुपीज। हाँ सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। आएगा बेटा हम्म, शेयर कैपिटल। कैपिटल। तो आपने देखा यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इतना भी बाइफरकेशन हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, वो सारा कहाँ पे आएगा, वो आपका नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा, ठीक है बेटा। जी। अब बनाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट्स। सर हमें इसमें हेडिंग यही लिखनी है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हाँ, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या मेरे कंपनी हिसाब से का? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इज द करेक्ट फॉर्म बिकॉज इट्स नॉट अ बैलेंस शीट। सर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ज्यादा सही है लिखना। अगर कंपनी का नाम दिया होगा तो? कंपनी का नाम लिख लो, एक्सट्रैक्ट ऑफ मतलब बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट दिस, कंपनी का नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें मत जाओ अभी, अब प्रेजेंटेशन में उस कंटेक्स्ट में मत जाओ, आपको जो भी लिखना है वो लिख दो। कंपनी का नाम भी लिख दो, ज्यादा सही है जो कंपनी का नाम किया, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज है प्रेजेंटेशन आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा नोट्स अकाउंट है, फिर नोट नंबर 1 आएगा, ठीक है ना। जी। पर्टिकुलर और अमाउंट, तो मेरा नोट नंबर 1 आएगा शेयर कैपिटल का, ठीक है बेटा। शेयर कैपिटल का सबसे पहले क्या आएगा, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल। आप पढ़ो क्वेश्चन को दोबारा से, क्या बोल रहा था। A company has authorized capital of rupees 20 lakh divided into 1,50,000 equity shares of rupees 10 each. तो क्या आएगा, 1,50,000 इक्विटी शेयर equity ऑफ shares of रुपीज 10 rupees ईच। 10 each कितना होता है, 15 लाख आएगा। 15 लाख। उसके बाद and 5,000 12% 12% शेयर्स ऑफ रुपीज preference 100 ईच। shares of rupees 100 each, 5 into 100 5 5। लाख। और है कुछ, ना। 5 लाख। तो आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी हुई बेटा, 20 लाख, हाँ। ठीक है। अब उसके बाद क्या पढ़ो, इट इशूड 80% ऑफ इक्विटी शेयर्स। जी। तो बेटा आपकी इशूड कैपिटल कितनी होगी, वो है आपने 1,20,000। 80%, 1,50,000 का 80% कितना होता है, 1,20,000। 20। जी जी। तो बेटा आपने 1,20,000 शेयर्स का इशू निकाला, 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना होता है ये, 12 12 लाख। लाख। हाँ। उसके बाद क्या है, प्रेफरेंस एंड शेयर्स में 50% प्रेफरेंस शेयर। आपके अगर 5,000 है, 5,000 का 50% कितना होता है नाटिका,
12% प्रेफरेंस शेयर्स आपके 2500 थे ऑफ ₹100 ईच। तो 2.5 लाख का आपने ये इशू निकाला। टोटल इशू आपने कितने का निकाला? 14,14,50,000। 14,50,000 हाँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब पढ़ो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं। पब्लिक Public सब्सक्राइब फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ एंड 2500 और 1 लाख 20 में से आपके पब्लिक ने 1 लाख की शेयर सब्सक्राइब किए एंड 2500 के 2500 और इक्विटी कंपनी कॉल्ड अप 8 पर। अब क्या हुआ? अब कंपनी ने क्या किया है? खुद ही 8 रुपए मांगे, तो फुली पेड अप वाली तो बात है ही नहीं, है ना? कंपनी ने हाँ। खुद ही 8 रुपीज ही मंगा लिए। तो पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 25 ऑन इक्विटी शेयर्स company paid up called up 8 per equity share and on preference shares ₹75 were called up। preference share पे आपने कितना मंगाया खाली? 75। 75 all calls were received on preference shares। preference shares पे आपको सारा पैसा आ गया था। but on 500 equity shares second call of was not received। तो ऐसा है आपके जो 500 इक्विटी शेयर्स है उस पर सेकंड कॉल ऑफ ₹2 नहीं आया था, मतलब 8 मंगाया था उसमें से भी ₹2 नहीं आया था, सिर्फ शेयर पे आया था। आउट ऑफ 500 400 वाइट 4 फीट, तो उसमें से 400 तो जो है आपने 4 फीट कर दिए थे बिकॉज उन शेयर होल्डर ने बोला कि हम कोई पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, शो द बैलेंस शीट। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, ठीक है ना? अब थोड़ा सा वर्किंग आएगा मेरा नीचे से वर्किंग में। देखो आपके इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स कितने थे आपके? 1 लाख। 1 लाख में से क्या हुआ है? 500 ने तो पैसा 500 ने क्या किया है? 500 ने ₹2 नहीं दे दिए। 500 ने ₹2 नहीं। नहीं दिए, तो उनको आपने क्या किया? उसमें से 400 को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, तो आपके कितने शेयर्स बचे जिनको आपने फिर फाइनली रखा अपने पास? 99,600 जी है कि नहीं? हाँ 1 लाख में कैसे? से 1 लाख थे, 1 लाख में से 500 ने तो पैसे नहीं दिए, बट 500 500 में आपने फोरफिट कितने के किए? हाँ 400 4 फोरफिट किए। तो वो तो कैपिटल से आप लेस करोगे ना नातिका बेटा। जब आप 400 के शेयर फोरफिटर एंट्री क्या करोगे आप? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉज इन एरियल टू शेयर फोरफिटर। तो 400 का आपने शेयर कैपिटल से कम किया, तो अल्टीमेटली आपके पास अभी शेयर्स कितने बचे? 99,600 पब्लिक के पास। ये बात समझ आई? 99,600 कैसे आए? जी सबको समझ आया? साहिबा बेटा आपको समझ आया? यस सर। जहरान आपको समझ आया? आपके 1 लाख शेयर थे, 1 लाख में से आपने 500 ने पैसे नहीं दिए थे, ठीक है, पर आपने फोरफिट कितने को किया? 400 को। जब आप फोरफिट करते हो तो आपने चैप्टर 1 से पढ़ा था, जब आप फोरफिट करते हो, फोरफिट में आप शेयर को कैंसिल करते हो, तो उनके पास जो 4 शेयर तुमको आपने कैंसिल कर दिया। नाउ दैट इज नॉट इन द शेयर कैपिटल बिकॉज़ आपने एंट्री कर दी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल द एरियर टू फोर शेयर प्रॉफिट। तो आपके पास अल्टीमेटली आप शेयर कितने बचे? 99,600। इसको मैं ऊपर भी दिखा सकता हूँ, ये बनेगा मेरा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। बट नॉट फुली पेड। कितना बनाए? ये आपका बना 99,600 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। अभी हमने ₹8 ही मंगा लिया, तो वो कितना आएगा? 99,600 पे ₹8 अगर मंगाओगे कितना आएगा? करो 7,86,800 86 96 96 800। 800 हाँ। अब इसमें से क्या नहीं आया? इसमें से कॉज इन एरर नहीं आया। कितने पे? 100 शेयर्स पे ₹2 नहीं आया अभी। बेटा 500 शेयर पे ₹2 नहीं आया था, उसमें तो 400 तो कैंसिल ही किए, बचे 99,600। इसमें से कितना पैसा नहीं आया? इसमें से करो लेस कॉज इन एरियर्स। कॉज इन एरियर्स कितना नहीं आया? 100 इंटू 2 कितना होता है वो? 200 ₹200 लेस करो, 796,600। इसमें से ऐड हो जाएगा जो आपका शेयर फोर फीचर में बना हुआ है, शेयर फोर फीचर अकाउंट। शेयर फोर फीचर में आपको निकालना पड़ेगा कितना पैसा है। देखो आपने कितने शेयर्स फोरफीट कर दिए? 400 हाँ, 400 शेयर्स फोरफीटेड कितने हैं? 400 400। अमाउंट रिसीव्ड कितना था पर शेयर? ₹6।
क्या लिखा था अब क्वेश्चन में? 500 शेयर ऐसे थे जिनपे लास्ट का 2 कॉल नहीं आया था। भाई 8 में से 2 नहीं आया था, तो कितना आया था नाटिका? 6। 6 आया था। तो कितने शेयर थे ये? 4। तो 4 6 का कितना होता है? 24। तो शेयर फोरफिचर में कितना हुआ होगा? 24, बिकॉज इनकी जो आपने एंट्री की होगी, इनकी एंट्री आपने की होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा आपका 400 इंटू 8। 8 रुपया आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया था, अब उस पूरे को डेबिट करोगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3200 टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स आपका था 400 इंटू 2 रुपया जो नहीं आया था 800, और बाकी आपने ट्रांसफर किया होगा शेयर फोरफिचर अकाउंट में 2400। तो ये शेयर फोरफिचर अकाउंट वाला आप यहां पे फिर लास्ट में इसको ऐड करोगे 2400। तो बेटा आप मुझे करो 796,600 प्लस 2400 कितना होता है? 7,99,000। 99,000। और फिर आपका है नीचे 2500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100। उसमें से आपने कितना मंगाया है? 75। 75 पेड अप। कॉल्ड अप भी इतना है और पेड अप भी इतना है पूरा। तो वो करो 2500 इंटू 75, 1,87,500। 1,87,500। तो आपका जो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल कितना बनेगा? ये इन दो को ऐड करो, 7,99,000 प्लस 1,87,500, 9,86,500। तो दिस फिगर 9,86,500 आपका बैलेंस शीट में दिखेगा, 9,86,500 शेयर कैपिटल के नाम है। तो अब आप बैलेंस शीट को देखो साहिबा, जब आप बेटा बैलेंस शीट को देख रहे हो वहां पे आपको एक ही फिगर दिख रही है कि शेयर कैपिटल मेरी 9,86,500 है। अब आप एज शेयर होल्डर आप जानना चाहते हो नहीं मुझे और डिटेल में देखना है कि भाई शेयर कैपिटल में क्या है, तो आप क्या करोगे? नोट्स टू अकाउंट में जाओगे। तो नोट्स टू अकाउंट में आपको डिटेल में, तो इससे क्या होगा, जिसको डिटेल में जाना है वो नोट्स टू अकाउंट में जाएगा, जिसको ओवरऑल ही देखना है भाई इनके पास कैपिटल कितनी है तो उसको बैलेंस शीट से ही पता चलेगा, उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप सारा डिटेल उधर लिख जाते हैं तो कोई इंफॉर्मेशन आपको समझ नहीं आती। आप इमेजिन करो ये सारा रायता आपने उधर ही डाला होता तो बैलेंस शीट कितनी बड़ी बनती, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते। तभी हमने बैलेंस शीट को क्या रखा? शॉर्ट फॉर्मेट में रखा। भाई आप इधर सिर्फ शेयर कैपिटल का लिखो, जिसको इतना ही जानना है कि भाई इनके पास कैपिटल कितनी है उसको यहां से पता चलेगा। जिसको ये देखना नहीं इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना है, कॉल्ड अप कितना है, पेड अप कितना है, फोरफिट अमाउंट कितना है, कॉल्स इन ईयर्स कितना है, कोई बात नहीं बेटा, आप जा सकते हो देख सकते हो नोट्स टू अकाउंट। समझ आई बात? जी सर। ठीक है, ये एक्चुअली हमने ये वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी कर दिया था, बट सिंस ये क्वेश्चन 2-3 थे, अब हमारा एक स्पेसिफिक टॉपिक इस पे है, तभी हमने ये कर दिया। तो मैं दूसरे टॉपिक को भी आज ही कवर करूंगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो दूसरी हेडिंग मेरी बैलेंस शीट में आती है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये देखो बेटा दूसरी हेडिंग क्या आ गई मेरी? रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा उसके लिए हम अलग से नोट बनाएंगे, नोट नंबर 2। ठीक है ना? नोट्स नंबर चेंज हो सकते हैं कंपनी वाइज, तो बट ऑब्वियसली पहले बैलेंस शीट बनती है तो उसका नोट नंबर 1 रहेगा रिजर्व शेयर कैपिटल का, नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा। नीचे जाके फिर ये नोट्स चेंज हो सकते हैं। अब देखो बेटा दो चीजें आ गई यहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो चीजें आ गई। सरप्लस का मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, प्रॉफिट लॉस। अब याद करो सोल प्रोप्राइटर में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता था उसको हम क्या करते थे लास्ट में? सोल प्रोप्राइटर में मुझे कोई बताएगा, सोल प्रोप्राइटर में जो लास्ट में आपका नेट प्रॉफिट बचता था प्रॉफिट लॉस में, उसको हम एक एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर आपको याद होगा तो हम एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, उस सारे अमाउंट ट्रांसफर करते थे कैपिटल में, यही करते थे। तो बैलेंस शीट में फिर प्रॉफिट लॉस करके कुछ नहीं दिखता था, बैलेंस शीट में फिर प्रॉफिट लॉस करके कुछ नहीं दिखता था, बिकॉज प्रॉफिट लॉस में जितना भी बैलेंस था हमने कहां पे ट्रांसफर किया होता था? कैपिटल में। उसको कैपिटल में ऐड करते थे। फिर आ जाओ पार्टनरशिप में। बेटा पार्टनरशिप में हम क्या करते थे? सर प्रॉफिट लॉस से जितना भी पैसा था उसको हम ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम करते थे एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और लास्ट में एक एंट्री करते थे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। करते थे नहीं करते? हाँ हाँ। क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
तो उसमें से फिर बोलते थे पार्टनर सैलरी, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कमीशन, फिर जितना भी प्रॉफिट बचता था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें भी हम बैलेंस पे देते थे, कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं होता था। समझ आई बात? हाँ हाँ कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में पहली बात जो आपको याद रखनी है, कंपनी में हम प्रॉफिट लॉस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बोलते हैं। कंपनी में हम प्रॉफिट लॉस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनता है, इसका एक फॉर्मेट है। इट्स नॉट एन अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है, ये टी फॉर्म में होता है। यहाँ पे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू जीपी, बाय जीपी, टू इनडायरेक्ट एक्सपोजर, टू नेट प्रॉफिट, ऐसे कुछ बनता है अकाउंट। यहाँ पे ऐसे कोई अकाउंट नहीं बनता है। इसका एक फॉर्मेट है। मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का दिखाता हूँ। जस्ट थोड़ा सा फॉर्मेट दिखाता हूँ तो आपको आइडिया मिलेगा ये अकाउंट क्यों नहीं है और ये कैसे बनते हैं। इसमें हम कैसे बनाते हैं, मैं जैसे अगर थोड़ा रिकॉल करूंगा, मैं कुछ भूल सकता हूँ यहाँ पे। इसमें आता है सबसे पहले रेवेन्यू। क्या आता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू। इसमें आता है फिर हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर आता है अदर इनकम। क्या आता है? अदर इनकम। अदर इनकम। इसको नोट नंबर कुछ बनेगा जो भी होगा, और यहाँ पे अमाउंट आएगा। ये नोट नंबर बनेगा और ये अमाउंट आएगा। ये हम बोलते हैं ये मेरा टोटल रेवेन्यू है। क्या बोलते हैं फिर ये हमारा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू। ये टोटल रेवेन्यू है मेरा। इसमें से हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस। क्या करते हैं? एक्सपेंसेस लेस करते हैं। जैसे मेरा एक एक्सपेंस है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब ये मैंने हेड रखा एम्प्लॉय बेनिफिट के, एम्प्लॉय के लिए मैंने जितना खर्चा किया उसमें से आपकी एम्प्लॉय की सैलरी आएगी, एम्प्लॉय के बोनस आएगा, एम्प्लॉय की ग्रेचुटी आएगी, एम्प्लॉय के लिए बाकी स्टाफ वेलफेयर कर दिया, वो सारे खर्चे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। एक हेड आता है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। क्या आता है? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन होगी इंटेंजिबल एसेट्स की, एमोर्टाइजेशन होगी इंटेंजिबल एसेट्स की, वो सारा यहाँ पे आएगा। परचेज जो मेरा था वो मैं सारा यहाँ पे खर्चा डाल देता हूँ। क्या डालता हूँ? परचेज का खर्चा डालता था पूरा। अब आप बोलते सर परचेज तो पूरा खर्चा नहीं होता है, वहां पे मेरा बचता था ओपनिंग स्टॉक और क्लोज स्टॉक, उसको मैं लिखता हूँ चेंज इन इन्वेंट्री। क्या लिखता हूँ? चेंज इन इन्वेंट्री। उसको लिखता हूँ मैं फिर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर प्लस होगा तो प्लस में होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। तो वो जो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा था, ओपनिंग और क्लोजिंग करके, ओपनिंग यहाँ से क्लोजिंग यहाँ से, उसका मैंने इंपैक्ट डाला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके। पॉजिटिव फिगर होगी तो यहाँ आएगा, नेगेटिव फिगर होगी तब भी नेगेटिव में आ जाएगा, अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये खर्चे फिर आपके कम हो जाएंगे। परचेज से सारा खर्चा मान लिया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग से मेरा कॉस्ट जाएगा, तो ये दो अगर लिखूंगा ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्या है? अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको आगे पढ़ना है। अभी आप याद रखो, अगर मैं आपको रिकॉल करा लूं कि प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट जो था वो दोनों मिला के यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में बनता है। वो कैसे बनता है? परचेज तो पूरा आ गया आपका, सेल आपका यहाँ पे आ गया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करो तो आपको जीपी आ जाएगा। जीपी में से फिर इनडायरेक्ट इनकम ऐड करो, बाकी सारे एक्सपेंस लेस करो, लास्ट में फिर आपका फिर नेट प्रॉफिट आएगा। फिर बाकी खर्चे हैं, फिर टैक्स है, वो सारा अलग है, वो आपको अलग से समझोगे। मेरा आपको यही बताना था। वहां पे जो मैं अकाउंट ऐसे बनाता था, मैं अगेन बैक जाता हूँ ताकि मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दूं। ये आपको ना सीए इंटर या सीए फाइनल में, सीए इंटर में पढ़ाना चाहिए, जो भी आपका फैकल्टी रहेगा। आप सबने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था? ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता था, यहाँ पे परचेज आता था, यहाँ पे सेल्स आता था, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता था, और यहाँ से फिर जीपी निकलता था। ठीक है बेटा, ऐसे ही आता था, याद है आपको? जी सर। साहिबा बेटा आपने पढ़ा था 11th में? यस सर। यहाँ पे बाय जीपी आता था, यहाँ पे आपकी इनडायरेक्ट इनकम आती थी अगर कोई होगी, अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम थी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर या बैंक इंटरेस्ट हो जाता था। यहाँ पे आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते थे, है ना? जैसे सैलरी आती थी, रेंट आती थी, और यहाँ पे फिर आपको फिर नेट प्रॉफिट निकलता था। अब देखो बेटा, इसको मैंने वहां पे कैसे लिखा, यहाँ पे मैं ये डेबिट था ये क्रेडिट था, मैंने बोला डेबिट और क्रेडिट बाढ़ में जाए, मैं तो स्टेटमेंट बना रहा हूँ भाई। स्टेटमेंट से मुझे नेट प्रॉफिट निकलना चाहिए ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में किस लिए बनाता था? मेरे को नेट प्रॉफिट निकलना चाहिए। देखो उसको मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले सेल्स क्रेडिट साइड से था तो प्लस होना चाहिए, तो मैंने पहले रेवेन्यू लिखे। क्या लिखे?
रेवेन्यू। रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब क्या होता है, प्लस एक्सपेंस क्या होता है, माइनस, इसमें से माइनस करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट निकलेगा, दिस माइनस दिस इक्वल नेट प्रॉफिट। तो ये मैंने फॉर्मेट ऐसे बना था। रेवेन्यू, सबसे पहले मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, चाहे मेरा सेल ऑफ गुड्स हो, सेल ऑफ सर्विस हो, वो सारा मेरा सेल आएगा। तो जो मेरा सेल यहाँ पे क्रेडिट था उसको मैंने ऊपर दिखाया प्लस में, जी। तो मेरा सेल आ गया। फिर जो मेरा यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम था ये भी प्लस में था, यहाँ पे क्रेडिट साइड में, इसको भी मैंने ऊपर ले लिया, उसको भी मैंने इधर ले लिया, ये भी प्लस कर लिया। तो जो पहले फॉर्मेट में मेरे को क्रेडिट साइड में दिख रही थी चीजें वो मैंने सारी ले ली, सिवाय क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक अभी तक मैंने नहीं लिया। अब देखो डेबिट साइड में, डेबिट साइड में मेरा जो जीपी था वो तो बैलेंसिंग फिगर होता था, जीपी कोई डेबिट थोड़ी होता था, ये तो बैलेंसिंग फिगर होता था, यहाँ पे डेबिट होता था, यहाँ पे क्रेडिट होता था, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। परचेजेस लेना था तो मैंने परचेज अलग से ले लिया, परचेजेस डेबिट था तो डेबिट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया माइनस में, ये मैंने परचेजेस ले लिया। बाकी मेरे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो मैंने यहां से ले लिए, ये ले लिया, ये ले लिया, तो ये मैंने सारे खर्चे ले लिए माइनस माइनस करके, ठीक है ना। इन सबको टोटल करके यहाँ पे फिगर डालूंगा तो वो इसमें से माइनस करूंगा, तो डेबिट को मैं यहाँ पे माइनस के शेप में दिखा रहा हूँ। अब बचा मेरा क्लोजिंग स्टॉक, तो पॉजिटिव था, ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ से था माइनस था, ये प्लस था, तो मैंने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक चेंज इन इन्वेंट्री करके दिखाया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो जब मैं खर्चा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, खर्चा में क्या दिखा रहा हूँ, इसको प्लस दिखा रहा हूँ, तो इसको मैं क्या दिखाऊंगा, माइनस दिखाऊंगा, क्योंकि खर्चे से कम करेगा ना क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट क्या करेगा, नेट में फिगर बाहर आएगी। अगर खर्चा ज्यादा होगा, अपना ओपनिंग स्टॉक 10 होगा, ये 8 होगा, तो अल्टीमेटली कितना कंज्यूम हो गया, 2 कंज्यूम हो गया, ओपनिंग 10 था, परचेजेस मैंने बोला सारा खर्चा हो गया, परचेजेस सारा खर्चा हो गया, 10 थे ओपनिंग के, उसमें से अब 8 ही बचे, तो 2 और खर्चा जाना चाहिए ना, तो पहले में 2 और खर्चा जाना चाहिए, तो मैं क्या दिखाऊंगा, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 का ये खर्चा जाएगा, 25 का सारा खर्चा जाएगा, दिस प्लस दिस इज माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने परचेजेस यहाँ पे दिखा दिया, परचेज मैंने यहाँ पे दिखाया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मैंने यहाँ पे दिखाया, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यहाँ पे था, परचेज दिया था, ये मेरा सारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज माय जीपी, जीपी प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस ऑल एक्सपेंस माइनस नेट प्रॉफिट। इस तरह से मैंने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बना दिया। तो ये मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको ये थोड़ी कंफ्यूजन होती और कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये हेल्प करेगा। समझ आई बात, दिस इज हाउ वी मेक द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। अब मैं बात पे आ जाता हूँ, हमने बात की थी रिजर्व एंड सरप्लस में। अब क्या होता है, ये मेरा प्रॉफिट लॉस बना, प्रॉफिट लॉस में मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब फिर इस नेट प्रॉफिट से आप क्या करते हो, आप इस नेट प्रॉफिट से क्या करते हो, एप्रोप्रिएशन करते हो। क्या करते हो बेटा, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन करते हो। कंपनी में आप इसकी फिर एप्रोप्रिएशन करते हो। एप्रोप्रिएशन क्या करते हो, आप बोलते हो कि मैं जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। सपोज आपका नेट प्रॉफिट आ गया 10 लाख, ठीक है बेटा, तो आपने जनरल रिजर्व में कर दिया 2 लाख ट्रांसफर, ठीक है बेटा। आपने डिविडेंड कर दिया 3 लाख रुपया, तो वो भी प्रॉफिट से उठेगा, एप्रोप्रिएशन है वो, ठीक है बेटा। डिविडेंड बाकी आपने उधर ही रखा, बाकी आपने उधर ही रखा, तो यहां पे आपका कितना सरप्लस बचा, फिर 5 लाख आपका सरप्लस बचा पीएनएल में। तो ये सरप्लस जो है ये आप किस अकाउंट में ले दो, सर ये हम प्रॉफिट लॉस में रखते हैं एज सरप्लस, सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट करके आपका फिर ये बैलेंस शीट में दिख जाता है रिजर्व्स और सरप्लस में। कभी रिजर्व और सरप्लस में 2 चीजें हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सरप्लस आपको समझ आया क्या है, सरप्लस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन अभी तक कितना पैसा बचा है वो आप कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस में ही रख रहे हो, उसको आप कैपिटल में नहीं लेते हो, वो अलग से ही रखते हो, उसमें से कल आपको डिविडेंड देना है, क्या देना है वहां पे रहेगा, तो वो आप रखते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज सरप्लस, तो वो आपका वहीं दिखेगा। समझ आई बात, वो आपको अंडर द हेड रिजर्व और सरप्लस दिखेगा, तो उसकी अगर पॉजिटिव फिगर हो तो पॉजिटिव होगा, अगर उसमें लॉस भी होगा तो नेगेटिव फिगर आएगी, बट रहेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का नेगेटिव बैलेंस एज सरप्लस ओब्लिक डेफिसिट करके, कहां पे दिखेगा, रिजर्व और सरप्लस हेड में। तो मेरा ये पॉइंट था कि जो आपका दूसरा हेड है रिजर्व और सरप्लस में 2 वर्ड है, एक रिजर्व है और दूसरा सरप्लस है, तो सरप्लस का मतलब क्या है, पीएनएल का जो बैलेंस होगा वो उसका सरप्लस कहलाएगा। समझ आई बात, यस सर नो, जी सर। क्या है सरप्लस का मतलब, सर जो प्रॉफिट लॉस है उसमें से आपने जो भी अप्रोप्रिएशन कर दी वो ठीक, बाकी जो आप बैलेंस पीएनएल में बचा हुआ है वो एज इट इज आप बैलेंस शीट में दिखाते हो रिजर्व एंड सरप्लस में, तो उसका मतलब है सरप्लस, ठीक है। अब आई बात रिजर्व का मतलब क्या होता है, रिजर्व, रिजर्व आपने कहा सुना है,
हमने इसको भी पहले डिस्कस कर दिया था। हम्म। किसी चीज को साइड में रखना उसको हम रिजर्व बोलते हैं। जैसे मैंने देखा बाइक का होता है रिजर्व ऑयल, होता है कि नहीं होता है? जो किसका? लोग आपसे बाइक चलाए होंगे, बाइक में एक कंसेप्ट होता है रिजर्व ऑयल। तो साइड में नीचे एक छोटी सी टैंकी होती होगी, जाओगे उसमें थोड़ा सा ऑयल मौजूद, फ्यूल मौजूद रहता है। घर में हम कुछ चीजों को रिजर्व करके रखते हैं, कुछ चीज तो बचा के रखते हैं। अमाउंट को असाइड करना, सेट असाइड करना, ताकि वो हमें फ्यूचर में कहीं हमें उसको बोलते हैं रिजर्व रखना। हम बोलते हैं आपके पास ऑयल रिजर्व कितने हैं, फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं, आप कंट्री के बढ़ते हो कि इनके पास फॉरेक्स रिजर्व की है, मतलब फॉरेन करेंसी इनके पास कितना रिजर्व में रखा हुआ है। समझ आई बात? और कई एग्जाम्पल दे दो मुझे, हर कोई बच्चा एक एग्जाम्पल दे, आपने अपनी लाइफ में रिजर्व वर्ड कहाँ पे सुना है? सर आमतौर पर पैसे जब होते हैं ना, देता है कोई, तो हाफ हम यूज करते हैं, हाफ हम ऐसे ही रखते हैं बचा के, तो रिजर्व हो गया तो ना। रिजर्व हो गया। मम्मी मम्मी क्या करती है, पानी रिजर्व करके रखते हैं। हम बोलते हम्म। हैं रिजर्वायर, घर में यूज करते हुआ रिजर्वायर है। तो गाँव में हम रखते हैं कोई वेल खोद के, ताकि जो बरसात का पानी होगा उसमें जाएगा, और जब जरूरत पड़ेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। कोई जगह जहाँ पे आपने कुछ चीज रिजर्व करके रखी होगी, है ना? रिजर्व हम्म। से भी फिर निकलता है प्रिजर्व, और ये सब चीज है। रिजर्व मीन्स, अब कंपनी के कंटेक्ट में रिजर्व मीन्स आपने क्या किया है, कोई अमाउंट साइड सेट असाइड करके रखा है, जो आपने प्रॉफिट कमाए थे या कहीं से भी, ताकि वो आपको फ्यूचर में काम आ जाएंगे, ठीक है ना? अब जो कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना? तो बहुत सारे रिजर्व एंड सरप्लस है। मतलब सरप्लस तो एक ही है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, जो आपका लास्ट में बचा हुआ बैलेंस है। बाकी कुछ रिजर्व है, उनका मैं नाम लूंगा, फिर हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे पढ़े। सबसे पहला एक है कैपिटल रिजर्व। क्या है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व? मैं वो चीजें लिखूंगा जो आपने पढ़े हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पढ़ा है आपने? हाँ। एक और आपने पढ़ा था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। हम्म। दिया पढ़ा रहता था ना आपने ये पैसा कि नहीं? है सर। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से साथ आपने एक और पढ़ा था, जनरल रिजर्व। हाँ। जनरल रिजर्व, हाँ। सर हमने पढ़ा था फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जब आपको प्रेफरेंशियल को रिडीम करना होता है बेटा, हम्म। प्रेफरेंशियल को जब रिडीम करना होता है उसके लिए भी आपको पैसा अलग से रखना पड़ता है सीआरआर में। डिबेंचर जब रिडीम करना होता है उसके लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और प्रेफरेंशियल को जब रिडीम करना होता है उसके लिए आपको करना पड़ता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है? एक और होता है, एफ में लिखूंगा यहाँ पे, रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर आपने कोई एसेट्स को रिवैल्यू किया है फेयर वैल्यू पे, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है वो जाता है रिवैल्यूएशन रिजर्व में। सपोज आपने बोला है कि हम जो बैलेंस शीट में एसेट्स है वो हम कॉस्ट मॉडल पे नहीं दिखाएंगे, फेयर वैल्यू मेथड मॉडल पे दिखाएंगे। एक कंसेप्ट आया नया AS10 में कि आप उनको फेयर वैल्यूएशन पे दिखा सकते हो। भाई मैंने लैंड 5 लाख की खरीदी, भाई 50 साल हो गए, मैं 5 लाख में थोड़ी दिखाऊंगा, आज की दिन वो 5 करोड़ की है। तो मैं बोलता हूँ कि बैलेंस शीट में ये अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाऊंगा तो एक डिमेरिट है, एक ड्रॉबैक है कि आप सही वैल्यू नहीं दिखाते हो। तो बोला इसको कैसे दूर करेंगे, तो द कंसेप्ट ऑफ फेयर वैल्यूएशन आया कि आप फेयर वैल्यू मॉडल चूज कर सकते हो, आप इसको फेयर वैल्यू पे दिखा सकते हो। तो वहां से जो एप्रिसिएट हो जाएगा उसको आप अपनी इनकम नहीं लोगे, उसको आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में करो। आप उसके में क्या करो, लैंड की वैल्यू बढ़ाते हो, लैंड अकाउंट डेबिट 45 करोड़, सपोज आज की डेट में 5 करोड़ की वैल्यू होगी, तो आप लैंड की वैल्यू को बढ़ा दोगे, जितना सभी बढ़ेगा लैंड अकाउंट डेबिट, तो एडिशनल पैसा आप ट्रांसफर करोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में, क्योंकि वो आपको अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ है। जब बेचोगे तब प्रॉफिट बुक करोगे, तब रिवैल्यूएशन रिजर्व से खत्म होगा, बट तब तक के लिए वो पैसा जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। उसके बाद फिर अदर रिजर्व है, आपने अगर पार्टनरशिप में पढ़ा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व, तो ये सारे पीएनएल से जाके कहां पे जाएंगे, अलग से दिखेंगे आपके, रिवैल्यूएशन रिजर्व, वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो जितने भी आपने रिजर्व वर्ड सुने थे वो सारे आपके रिजर्व सर्कुलर में दिखेगा, ठीक है बेटा? और एक आपका यहाँ पे दिखा है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये तो मैंने आपको एक ट्रीटमेंट बताया था, मैंने आपको एक कंसेप्ट बोला था, इसॉप करके मैंने आपको एक ट्रीट बताया था, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन प्लान। आई थिंक जब हम शेयर कैपिटल पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आपको बोला था एक और तरीका होता है इसॉप। इसॉप में हम क्या करते हैं, हम एक एम्प्लॉय को बोलते हैं कि अगर आप हमारे साथ 3 साल काम करोगे तो 3 साल बाद हम आपको क्या करेंगे, 3 साल बाद हम आपको शेयर्स दे देंगे। अब देखो अगर वो एम्प्लॉय रहता है कंपनी में, तो मेरे को तो उसको 3 साल में वो देना है, तो आप ऐसा समझ लो कि भाई जो मैं उसको ये 3 साल के लिए दे रहा हूँ काम करने के लिए, क्या वो कंपनी का खर्चा नहीं है? हाँ। जो हमने पढ़ा था ना कि भाई जब कंपनी का शेयर होगा 200 का, और आप उसको बोलते हो कि भाई जो चीज 500 की है आप उसको बोलते हो कि आप 200 ही दे दो, 300 कंपनी का काइंड ऑफ खर्चा नहीं है? ये क्या है, ये कंपनी उससे सर्विसेज लेती है ना, बोलते हैं कि आप हमारे एम्प्लॉय हो। तो जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ द कंपनी होती है वो वही नहीं होती जो उसको सैलरी देती है, बिकॉज
बल्कि वो भी होती है जो कंपनी यहाँ से पैसा कमा सकती थी अगर वो मार्केट में बेचती, क्योंकि एम्प्लॉय को सस्ते में देती, वो भी उसका कॉस्ट होता है। अब वो 3 साल तक काम करेगा, तो पहले साल के एंड पे आपको वो ESOP का कितना खर्चा होगा उसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी। दोगे तो उसको 3 साल बाद ना, बट 1 साल वो काम किया तो इट मीन्स प्रोपोर्शनली आपको खर्चा बुक करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बिकॉज अभी हमें पता नहीं है कि वो क्या करेगा, वो अभी लेगा कि नहीं लेगा, तो हम ESOP की प्रोविजनिंग करके रखते हैं और हम कुछ पैसा PNL से अलग निकाल के इस रिजर्व में डालते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, तो वो और खर्चा बुक करते हैं। इसके लिए आपका AS है AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंशाल्लाह सी एंटर में आप उसको डिटेल में पढ़ोगे, तो वो खर्चा भी हमें बुक करना पड़ता है। और फिलहाल के लिए उस पैसे को हम एक रिजर्व में रखते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अगर वो यूज करेगा तो वहां से यूज करेंगे, अदरवाइज फिर वो वापस आपका जनरल रिजर्व में जाएगा, वो आप बाद में पढ़ोगे। बट यहाँ पे ये वर्ड आया था शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तभी मैंने आपको वो चीज बारे में बता दिया। और फिर लास्ट में जो बचेगा वो आपका फिर आएगा जो PNL में आपका फिर सरप्लस बचा है, सरप्लस इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है ना। जी। ये सारे आपके रिजर्व के मतलब नाम थे, ठीक है बेटा। हम्म। तो जस्ट थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इनके जो रजिस्ट्रेशन है वो कल करोगे। कैपिटल रिजर्व के बारे में आपको बताता है, जो भी प्रॉफिट आपका कैपिटल नेचर का होगा, जैसे हमने देखा था कि आपने डिबेंचर्स को जो बाय बाय कर लिया था, और भी एक चीज हमने पढ़ी थी, शेयर्स को फोर्फिट करते हो, वहां से जो बाद में फायदा हुआ वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ठीक है। या आपने फिक्स्ड एसेट बेची, वहां से भी जो आपका प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जब आपने प्रेफरेंस शेयर्स को फोरफिट करना होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ पैसा आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। डिबेंचर्स सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जब आप शेयर्स को या डिबेंचर्स को इशू करते हैं प्रीमियम, वहां से जो पैसा आएगा वो आपको एक रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, उसका नाम होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। उसके कुछ ही यूजेज है, 4-5 यूजेज है, उसके बगैर आप उसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। वर्क्समैन कंपल्सरी रिजर्व, अगर आप वर्क्समैन कंपल्सरी के लिए कोई रिजर्व क्रिएट कर दो, PNL से कुछ पैसा अलग करके वर्क्समैन कंपल्सरी रिजर्व, तो PNL से अप्रोप्रिएट करके WCR में कर दिया आपने ट्रांसफर, तो वो कहां पे दिखेगा, WCR में दिखेगा अंडर द हेड रिजर्व में सरप्लस। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, फिर आपने अगर कोई डिविडेंड प्रपोज किया है तो ऊपर से आप क्या करोगे, PNL से लेस करके फिर प्रपोज डिविडेंड दिखा देते हो। बट ये प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे नहीं आता है, ये प्रपोज डिविडेंड इसने गलत लिखा है, प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे नहीं आता है। प्रपोज डिविडेंड आपका अभी आता ही नहीं है वजूद में, ठीक है ना। प्रपोज डिविडेंड को भूल जाओ, ये आप आगे पढ़ोगे CA में। प्रपोज डिविडेंड आप बैलेंस शीट डेट पे नहीं होता है, वो AGM में होता है, तो प्रपोज डिविडेंड आपकी बैलेंस शीट पे नहीं दिखता है, ठीक है बेटा। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिजर्व एंड सरप्लस। नाउ व्हाट यू विल डू, आप प्लीज इनका क्या है जो इलिस्ट्रेशन है वो कल कर देना खुद ही, नहीं तो मैं कल एक इलिस्ट्रेशन दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। 8 बज के अब आपकी बिजनेस स्टडीज की क्लास होगी, तो मैं यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक का तो वो पूछ लो, सर। ठीक है। आप मन करे तो इलिस्ट्रेशन कर देना, नहीं मन करे तो पुराना जो बचा हुआ वो कंप्लीट कर देना। कल इंशाल्लाह इसकी इलिस्ट्रेशन मैं खुद दिखाऊंगा, ठीक है। अगर करोगे खुद से तो वेल एंड गुड, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं, बिग लैक्स। बट प्लीज जो पुराना होमवर्क बचा हुआ वो करना, बिकॉज अभी क्योंकि रेगुलर क्लास चलती है तो एक मौका मिलता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे करोगे। वंस बैच खत्म होगी फिर हो सकता है कि मैं कहीं और बिजी हो जाऊंगा और मैं ज्यादा एंटरटेन ना करूँ उससे, ठीक है ना। अभी बैच चल रहा है, मोमेंटम है, तो दिसंबर में फिर मेरे भी कुछ एग्जाम खुद के आने वाले हैं, तो उसमें हो सकता है फिर मैं रिप्लाई कम कर दूंगा या कुछ दिन हमारी क्लास नहीं रहेगी। तो प्लीज इस टाइम का फायदा ले लो, पुराने लेक्चर्स कंप्लीट करो, ठीक है। गुड नाइट, अल्लाह।